दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एस्टेट फिजिक्स लेवल 3 का हमने एक पार्ट कर लिया था कंप्लीट, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी का। थैंक यू उसके लिए। और उसके बाद का पार्ट हम सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 14 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। ठीक है, देखिए क्या उठाते हैं हम इसमें, कंटेंट उठाते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक 14 एम्पियर जो करंट है वो 3 ब्रांचेस में जा रहा है हमारे पास। ठीक है, एक मान लो R1 एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये है R2 हमारे पास, और एक ये रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है। ठीक है, इन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि इनकी जो लेंथ का और डायमीटर का रेशियो दे रखा है, जो ये R में, और इनकी लेंथ और डायमीटर का भाई रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, ये R3 हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। ठीक है, L1 और L2 और L3 का रेशियो कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 2:3:4। ठीक है, और डायमीटर का क्या रेशियो दे रखा है, D1 D2, और D3 का रेशियो क्या दे रखा है आपको, ये रेशियो दे रखा है √2:1:2, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो मैं एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं आपको इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा मैं आपको ना एक बहुत एक इजी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको ना, जिससे आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आप इनको ना किसी भी, देखो लेंथ को ना या तो L1 की टर्म में एक्सप्रेस कर लो सबको, या L2 की टर्म में एक्सप्रेस कर लो। चलिए सबको L1 की टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो L1 ही है हमारी। ठीक है, L2 कितनी है भाई, L2 बाय L1 कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर लो इसको, तो कितना होगा 3/2। तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3/2 L1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3/2 L1। रेशियो L2 L3 कितना हो जाएगा, L3 बाय ऐसे ही L1 को डिवाइड कर लो, ये क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, और 4/2 ये 2 से 2 कट गया, तो L3 बाय L1 कितना आ जाएगा आपका, 2L1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक, ऐसे डायमीटर को भी सबको D1 की टर्म में एक्सप्रेस कर लो, आपकी मर्जी है D1 की टर्म में करो या D2 की टर्म में करो। तो D1 की टर्म में ये D1 ही है आपका, D2 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, सबको √2 से डिवाइड कर दो, ऐसा करो। तो D2 कितना आ जाएगा, 1/√2 D1 हो जाएगा ये। D3 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√2 D1। नहीं समझ में आया, देखिए D3 बाय किसी को भी करो, जैसे D3 को निकालना है, D3/D1 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2√2। ठीक है, आपको D3 चाहिए D1 की टर्म में, तो इसको चाहे तो काट लो, चाहे इतना ही रहने दो, चलो काट लेते हैं, तो ये √2 बचेगा, √2 D1 आ जाएगा। तो D3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 D1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, तो ये √2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, √2 D1 बचेगा। ये तो हमारा डायमीटर की टर्म में एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हमें इनकी रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई इस R में कितना करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। तो रेजिस्टेंस को पहले इन लेंथ और डायमीटर की टर्म में लिखते हैं। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, ρL/A होता है। ठीक है, और ρL एरिया को क्या लिख सकते हैं आप, πr²। ठीक है, R² आ जाएगा ρ πr²। ठीक है, तो ρL और पाई R को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर/2 का स्क्वायर, यानी ρL/में πd²/4। ठीक है, तो R की डिपेंडेंस क्या है लेंथ पे, L और d²। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे और डायमीटर पे इस तरीके से डिपेंड करता है। चलो करते हैं अब इसका, देखो R1 की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो R1:R2:R3। ठीक है, इनका रेशियो निकालते हैं भाई। R1 का रेशियो क्या आएगा आपका, R1 का रेशियो आएगा L1/D1² आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो क्या आएगा, दूसरा रेशियो क्या आएगा, L2/D2² आ जाएगा, और ऐसे ये क्या आ जाएगा, L3/D3 का स्क्वायर आ जाएगा। L1 की वैल्यू रखिए, L1 तो L1 ही है हमारे पास, L1D1², क्योंकि हमने सबको L1 की टर्म में एक्सप्लेन कर लिया। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 L1/D2 का स्क्वायर कितना, डायमीटर कितना है आपका, ये रहा 1/√2 और D1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उसके बाद
इसको देखो L3 की वैल्यू कितनी है, L3 की वैल्यू 2L1 और यहाँ पे D3 की वैल्यू कितनी है, √2D1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, L1/D1 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर 2 को काट देगा वो 3L1 बचेगा, ठीक है। 3L1/D1 स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा 2, √2 का स्क्वायर करोगे 2 को काट देगा वो L1 में क्या बचेगा, यहाँ D1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो क्या रेशियो आया भाई इनका, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो आया 1:3:1 आया, समझ गए, ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका रेजिस्टेंस है x है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3x है, 3 रेशियो है, और इसका रेजिस्टेंस कितना 1x है, ठीक है। 1:3:1 होगा, समझ गए। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने देखा है यार इसको सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं पैरेलल, पहले तो इनको कॉम्बिनेशन निकालेंगे तीनों का, फिर करंट की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है भाई V = IR, ठीक है। और V हमारा कांस्टेंट है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो तीनों में कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो VI है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करता है, R पे, है ना भाई, V कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट = क्या आ जाएगा हमारा IR आ जाएगा। तो R की डिपेंडेंस निकाल लेते हैं I पे, तो क्या आ जाएगा 1/R, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा भाई, सीधी सी बात है। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है, वाई जा रहा है, कितना जा रहा है, वाई जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस 3x है, मतलब 3 गुना है, तो इसमें क्या होगा 3 गुना रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट 3 गुना कम होगा। मान लो इसमें 3x है, इसमें करंट y है, तो इसमें कितना जाएगा 3y जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा 3y जाएगा भाई, इनमें रेजिस्टेंस कम है ना इसके कंपैरिजन में, तो कितना हो जाएगा 3y + 3y 3y, यानी जो हमारा 3y + y + 3y = कितना करंट है 14 एम्पियर भाई, यही करंट तो 3 ब्रांचेस में गया आपका, तो कितना हो जाएगा 3y 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 7y = कितना हो जाएगा 14, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें कितना जा रहा है भाई 2 एम्पियर जा रहा है करंट, इसका मतलब, और इसमें 3y यानी 6 एम्पियर जाएगा इसमें, और इसमें कितना जाएगा 6 एम्पियर जाएगा, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 6 एम्पियर, 2 एम्पियर और 6 एम्पियर। अच्छा मैं आपको अब इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि इसको ना बस देखते ही कैसे सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। देखिए आप लेंथ L1 L2 L3 और डायमीटर का देखिए, इसमें क्या कुछ कॉमन चीज दिखती है आपको, हाँ दिखती है, क्या देखो ये √2 का स्क्वायर क्या है 2 है हमारे पास, ठीक है, और दूसरे वाले में भी 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, यानी लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो है वो इन दोनों में कॉमन है। देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, यानी इन दोनों में रेशियो लेंथ का और डायमीटर का सेम है, यानी इन दोनों आर में करंट सेम जाएगा भाई। कौन कौन सी में, देखो √2 ये इसका, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, है ना हमारे पास, ठीक है। तो यानी इन दोनों आर्म में ना क्या होगा करंट सेम जाएगा। और ऑप्शन में देखिए आप ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास जिसमें पहला और तीसरा करंट सेम है, कौन सा, यही 6 एम्पियर और 6 एम्पियर वाला, ठीक है। तो इसको जाते ही सिर्फ ऐसा देखते ही आप सॉल्व कर सकते थे, बिना सॉल्व करे ही आपको आप टिक कर सकते थे क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए ये एक, मान लो एक फिल्म है हमारे पास, ठीक है, इसमें दो मीडियम है अलग अलग, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1। यहां से कोई एक रे ऑफ लाइट गई हमारी इस तरीके से, ठीक है, और एक यहां से रे ऑफ लाइट गई, ओके, ये दूसरी ए है और ये फर्स्ट रे है हमारे पास, ठीक है। और बोल रहा है कि n1 की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी n2 की वैल्यू से, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है, ठीक है। ये कोई दो मीडियम है अलग अलग, तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। आपको सीधी सी बात पता है कि ये जो रे जब इससे पास होगी तो इसका, इसमें जब इस मीडियम में पास होगी तो इसका जो है पाथ कितना हो जाएगा, n1 इंटू इसकी लेंथ कितनी है जो l है, इतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ कवर्ड बाय रे फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट रे है वो कितना पाथ कवर करेगी, तो वो कितना हो जाएगा आपका n1 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रे पाथ कवर्ड बाय
रे बाय रे 2, ठीक है। दूसरी रे कितना पाथ कवर करेगी, वो होगी आपकी n2 इंटू एल। कौन सा ज्यादा है डेंसर, ये ज्यादा डेंसर है n1, देखो बोल रहा है n1 किससे ज्यादा डेंसर है, n2 से डेंसर है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मतलब ज्यादा पार्ट डिफरेंस होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो दोनों के बीच का कितना पार्ट डिफरेंस होगा भाई, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा n1l माइनस क्या आ जाएगा n2l, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से n1 माइनस n2 इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है आपका पार्ट डिफरेंस होता कितना है, पार्ट डिफरेंस तो आपका लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई होता है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू एल, और यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल लो तो किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू n1 माइनस n2 इंटू एल, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें भी एक आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्या देखो n1 और n2 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ ईयर है, यहाँ ईयर है, ठीक है। पता है क्या n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू अगर हम 1 मान ले तो क्या होगा, मतलब हम इनको मान लेते हैं कि ये दोनों क्या नाम है, दोनों ईयर ही है ना। एक मिनट के हम सपोज कर देते हैं कि दोनों ईयर है, ठीक है। तो n1 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना भाई, पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए भाई, रे सेम उससे ट्रेवल करेंगी, ठीक है, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मान लो यहाँ दोनों में ईयर हो गया तो हमारे पास क्या होगा, कोई पार्ट डिफरेंस ही नहीं रहेगा। अब ऑप्शन में आओ आप, देखो n1 और n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी पार्ट डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब दो ही ऑप्शन है जो आपके पास क्या दे रहे हैं, n1 माइनस n2 और n1 माइनस n2, इन्हीं में दोनों में क्या रखने पर, 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पहला और फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बचा क्या, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में से ही आंसर होगा। और डायमेंशन एनालिसिस आप निकाल सकते हो, ठीक है, बिना सॉल्व करे डायमेंशन एनालिसिस आप निकाल सकते हो कि यही आंसर होगा इसका, थर्ड, ठीक है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन है भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ विद अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, देखो एक हेलिकल पाथ ट्रेवल कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ये अलोंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो चार्ज पार्टिकल कुछ कुछ इस तरीके से हेलिकल पाथ ट्रेवल कर रहा है, समझ गए। देखो अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाता तो वो सर्कुलर जाता, बट वो किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे जा रहा है, समझ गए। तो ये थीटा पे एंगल पे जा रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा इसका वेलोसिटी का, ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, ये कौन सा वेलोसिटी का कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि जो हाँ, जो इसका इनिशियल कंपोनेंट, द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द कंपोनेंट इन द प्लेन, जो ये कंपोनेंट है यानी v cos थीटा, ये ट्वाइस है किसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, 2v sin थीटा के बराबर, ठीक है। आप यहां से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी v से v कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 निकाल लिया आपने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि P/R, मान लो इसकी पिच, वो पिच का और किसका रेशियो पूछ रहा है, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो पिच आपकी किसकी बराबर होती है, पिच होती है आपकी v पैरेलल इनटू टाइम, किसके बराबर होती है, v पैरेलल इनटू, जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है उसका टाइम पीरियड के, तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट कितना कितना है भाई तुम्हारा, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड क्या होता है इसका, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड कितना होता है भाई, इतना होता है इसका, इस पाथ पे, हेलिकल पाथ पे। अच्छा रेडियस किसके बराबर होगी आपकी, रेडियस इक्वल टू कितना होती है आपकी, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो एम वी की वैल्यू कितनी है, वी परपेंडिकुलर की वी साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू बी, ठीक है। डिवाइड कर दो, P/R की रेशियो पूछ रहा है, तो P की वैल्यू कितनी है, v cos थीटा इंटू 2 पाई m क्यू बी, इसको डिवाइड कर दो किससे, इससे r से, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, ठीक है। डिवाइड करो इसको तो क्या कट गया, एम वी से एम वी कट गया, ठीक है, और क्या बचा, हाँ क्यू बी से क्यू बी खत्म हो जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उल्टा कर दो उसको, तो 2 पाई ऊपर बच रहा है हमारा और 2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2 पाई आ रहा है ना ये,
तो इसकी वैल्यू रखोगे 2 आएगी, तो 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका पी बाई आर का 4 पाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 पाई। उसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ है 7i। ठीक है, एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है हमारी। ठीक है, मतलब वो जब टाइम हमारा जीरो तो एक्स की तरफ कुछ चल चुका होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसको कितनी एक्सेलरेशन दी हमने, इसको एक्सेलरेशन दी भाई हमने कितनी, -9i और +3j, इतनी एक्सेलरेशन दी हमने। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल क्या है, सिर्फ एक्स अलोंग जा रहा है। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं -9i + 3g। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं। जब पार्टिकल को देखो तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ देर बाद इसको एक्सेलरेशन किस साइड दे रहे हो, यानी अपोजिट साइड में दे रहे हो। 9i मान लो यहाँ है आपका 9i, ठीक है, और 3j क्या है आपका, ये इतनी एक्सेलरेशन आपको इसको इस तरफ दे रहे हो। यानी देखो पार्टिकल तो एक्स की तरफ जा रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो, उसको अपोजिट साइड में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वो तो डी एक्सेलरेशन हो गया, उसका रिटार्डेशन हो गया। यानी पार्टिकल जा रहा था, तुमने अचानक से उसको इस तरफ धकेल दिया। ठीक है, क्योंकि जो एक्स का कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो इस तरफ है, तो तुमने इस तरफ एक्सेलरेट किया, यानी पार्टिकल जा रहा था, अचानक से जाके कहीं यहां जाके रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, इस तरफ जाने लग गया, वो डी एक्सेलरेट होने लग गया। ठीक है, अब आपको यानी यह पार्टिकल कहीं जाके रुक जाएगा भाई, जो वी एक्स है आपका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनली। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, टोटल वेलोसिटी निकालनी है आपको उसकी। ठीक है, तो एक्स अलोंग निकाल लेते हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की तरफ निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एक्स इजकल टू यू एक्स माइनस ए एक्स इंटू टी। भाई माइनस क्यों भाई, अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन कर रहे हैं, उसको रिटार्डेशन हो रहा है। यू एक्स कितना दे रखा है आपको, यू एक्स दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी, हाँ कितनी है उसकी 7, और फाइनल एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन कितना दिया भाई 9 दिया। ठीक है, टाइम यहाँ पे टी आ गया, तो वी एक्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 भाई, आगे जाके वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हैं हम इस तरफ, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/9, 7/9 आ जाएगी। ठीक है, 7/9 सेकेंड, तो टी की वैल्यू आपको मिल गई। अब अलोंग वाई डायरेक्शन देख लेते हैं हम। वाई डायरेक्शन में क्या होगा भाई, देखो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, अब उसको वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वी वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वी यू वाई माइनस प्लस ए वाई इंटू टी आ जाएगा हमारे पास। वी वाई यू वाई कितना है, इनिशियली पार्टिकल सिर्फ एक्स अलोंग में जा रहा था, तो यू वाई तो आपका 0 हो गया जाएगा। ए वाई एक्सेलरेशन कितनी है उसकी भाई 3 इंटू, और टाइम कितना आपका 7/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 से काट लो इसको, 3 तिया 9, तो 7/3 यानी 2.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.3 वी वाई के अलोंग आ जाएगा उसका। ठीक है, अब टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v इजकल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितनी होगी भाई, वी एक्स कितना है, वी एक्स तो 0 है आपका, फाइनल वेलोसिटी एक्स में 0 है। वी वाई कितनी है आपकी 2.3 इंटू क्या आ जाएगा जे, तो सही आंसर कितना आ जाएगा 2.3 इंटू जे आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड विद अ स्पीड u एट एंगल थीटा। देखिए एक पार्टिकल है, उसको u वेलोसिटी से लॉन्च किया है, ऐसे लॉन्च किया है। ठीक है, किसी वेलोसिटी से लॉन्च किया है, और कितना एंगल से, मतलब थीटा एंगल से, ये u वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, अब पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक पाथ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा भाई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वो ये निकालना है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस अ हाफ द मैक्सिमम हाइट। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये आपकी एच मैक्सिमम है। ठीक है, हाफ क्या होगा एच मैक्सिमम का, मान लो ये हाफ है इसका एच मैक्सिमम का, तो वो ये कह रहा है कि जब इन पॉइंट्स पे, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के अराउंड मतलब बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जब पार्टिकल यहां से लेके यहां पहुंचेगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए बच्चों, जब ये वेलोसिटी इस यू वेलोसिटी से लॉन्च करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए हमारे, यू कॉस थीटा और कौन सा, यू साइन थीटा बन गया। ठीक है, अब यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका जो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं हम, वेलोसिटी का, तो वी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, यू
एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा हमारे पास, और वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू टी हो जाएगा। अब जो पार्टिकल देखिए, पार्टिकल में एक्सेलरेशन कहाँ है, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन। तो ए एक्स आपने इक्वेशन बनाई भी होगी, ए एक्स एक्स के अलोंग थोड़ी ना एक्सेलरेट हो रहा है, वाई के अलोंग एक्सेलरेट हो रहा है, वो भी डी एक्सेलरेट होगा। ए वाई की वैल्यू हम माइनस जी लिखते हैं ना, इसमें ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, हमेशा यू एक्स के बराबर होगा। यानी वेलोसिटी का चाहे कहीं भी देखो, वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं भी देखो, वो हमेशा कितना होगा, यू एक्स के बराबर होगा। और यू एक्स क्या आपका, यू कॉस थीटा, यू एक्स क्या है आपका, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, और ऑप्शन आपका ए है, वो कह रहा है कि यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ द मोशन। पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कहीं भी निकाल लो, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, वो हमेशा क्या रहने वाली है, यू कॉस थीटा ही रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द साउंड ऑफ 40 डेसिबल इज, देखो द 40 डेसिबल लाउडनेस, डेसिबल किसकी यूनिट है भाई, लाउडनेस की। ठीक है, तो लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, एल इजकल टू, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, 10 इंटू लॉग बेस 10 आई अपॉन में आई नॉट, इस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले कह रहा है कि वो 40 डेसिबल है, मान लो किसी की लाउडनेस, तो क्या हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 है हमारा, और आई 1 हो जाएगा अपॉन में आई नॉट। ठीक है, अब ऑप्शन में आइए, आपको ऑप्शन में वो किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, 20 डेसिबल से कंपेयर करने को बोल रहा है सब में। ठीक है, तो 20 के लिए भी ये इक्वेशन लिख देते हैं भाई, 20 इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, आई टू अपॉन में आई नॉट। समझ गए, आई नॉट आपकी इनिशियल वैल्यू है, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 42, 10 लॉग बेस 10 आई 1 अपॉन में आई नॉट, माइनस क्या हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 आई 2 अपॉन में 10 आई नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10 लॉग m माइनस n वाला फॉर्मूला कर लो, n ये आ जाएगा i1। ठीक है, माइनस 10 लॉग बेस 10 आई नॉट माइनस 10 लॉग बेस 10 आई 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये अगेन माइनस में हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 लॉग बेस 10 आई 1 अपॉन में आई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपको, ठीक है, ट्वाइस द इंटेंस, अच्छा ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि ट्वाइस होगा 4 टाइम्स होगा। ठीक है, अच्छा इसको कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20, तो 20/10 इजकल टू क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 आई 1 अपॉन में आई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 लॉग बेस 10 आई 1 बाय आई 2। ठीक है, अच्छा एंटी लॉग ले लो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो एंटी लॉग लोगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, इसको देखो बेस 10 है। ठीक है, बेस 10 है, तो अगर देखो बेस हमारा ई होता तो ई की पावर 2 हो जाता दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पे, पर बेस 10 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्या एंटी लॉग से लॉग बेस 10 खत्म हो जाएगा, तो आई 1 बाई आई 2, 10 टू पावर 2 कितना हो जाएगा 100, तो आई 1 बाई आई 2 की रेशियो कितनी हो जाएगी, 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड इट्स स्पीड वेरीज वी, वेलोसिटी के जो इक्वेशन है वो दे रखी है आपको, सर्कुलर पाथ में मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है भाई। ठीक है, तो क्या निकालना है उसका, आपको निकालनी है उसका द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ट्रांसवर्सिंग डिस्टेंस एस। ठीक है, देखिए मान लो यहाँ पे एट अ पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके किसके बराबर होगी, वो आपकी होगी ए टी स्क्वेयर ट्रांसवर्स प्लस रेडियल ए आर स्क्वेयर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया आपको। ठीक है, आपकी अब ये v दे रखी है आपको अल्फा इंटू रूट एस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो इसके टर्म में दे रखी है आपको। ठीक है, अच्छा इसका कैसे करेंगे भाई, वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो भाई डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा यहाँ से। समझ गए, ओके। अच्छा एक बात और कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप इसका। ठीक है, इसको तो संभाल के रखें इस इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ से डी वी अपॉन में डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई √2, 1/2 बाहर आ जाएगा,
क्या हो जाएगा, एस की पावर कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू डी एस। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, डी एस अपॉन में डी टी आ जाएगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू तो आपको पता है 1/2 अल्फा इंटू एस की पावर कितना -1/2, डी एस बाई डी टी कितना आपका अल्फा इंटू एस की पावर 1/2, रूट को मैं 1/2 पावर लिख रहा हूँ, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा आपका अल्फा स्क्वायर बाय 2 बचा। तो ये आपकी डी वी अपॉन में डी टी है। ये तो आपकी आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी आ गई आपकी। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी क्या है फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो वी कितनी है, वी की वैल्यू दे रखी है अल्फा इंटू रूट एस, और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू एस अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लो, ए रूट के अंदर ए टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा। ए टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए टी की वैल्यू भाई हो रही। ठीक है, ए टी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन एस रूट आर का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट बाहर आ जाएगा, वो क्या बचेगा यहाँ से 1/4 प्लस अल्फा स्क्वायर, एस अल्फा स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर की पावर 4। ठीक है, और इसकी पावर रूट है ना सब पे, ये आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है इसके। ठीक है, ओके, आगे एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि दो स्फेरिकल न्यूक्लियाई ए एंड बी हैव मास नंबर 216 एंड 64 रेस्पेक्टिवली, रेशियो क्या होगा। देखो रेडियस का रेशियो क्या होता है आपको पता ही है, ए की पावर कितना 1/3 है। ठीक है, तो R1/R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके मास नंबर का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 216 का 1/3 और 64 का 1/3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 216 6 का क्यूब रूट होता है, और ये किसका 4 का, तो कट के आ जाएगा 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और है ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसी होती है, इज स्मॉल एंड नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जो ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दो रोड हैं हमारे पास। ठीक है, एक रोड ए बी है और एक रोड सी डी है, इन दोनों को ज्वाइन करा। ठीक है, सी इसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो सी डी का जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो थर्मल रेजिस्टेंस है, देखो पहले तो ना आपको मैं थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ। ये डी क्यू हीट का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके बराबर होता है हमारा, के ए अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स, यानी जो लेंथ है उसकी। ठीक है, अच्छा या एल कह देता हूं मैं, लेंथ कह देता हूं सिंपल वर्ड में। देखो डी क्यू अपॉन में डी टी इजकल टू क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी टी अपॉन में एल बाय के ए, भैया ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये डी क्यू अपॉन में डी टी है आपका हीट का फ्लो होना। अच्छा, एक ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इजकल टू आई आर होता है आपका। ठीक है, और v बाई आर इजकल टू किसके इक्वल होता है, I के बराबर होता है आपका। ठीक है, अब इससे ना एनालॉजी देखिए इसकी, देखिए करंट फ्लो कब करेगा, जब दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये लाइक करंट क्यों, क्योंकि हीट का फ्लो लाइक करंट का फ्लो होना, तो ये क्या है, ये एक थर्मल करंट है आपका, ये क्या है आपका थर्मल करंट है। ठीक है, कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जब हीट कब फ्लो होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो इट्स लाइक अ थर्मल वोल्टेज, समझ गए, ये थर्मल वोल्टेज की तरह काम करेगा, या थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम करेगा ये।
ठीक है। तो ये बचा हुआ क्या, यानी एक थर्मल रेजिस्टेंस है। क्या है ये, थर्मल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये। देखिए देखो वास्तव में ये थर्मल रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि लेंथ देखो जितनी लंबी लेंथ होगी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए। तो ये दोनों चीज इनवर्स होने की वजह से ये भी रेजिस्टेंस को अवॉइड करेंगी, रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है, करंट को रोकने की कोशिश करेंगे, किसको, थर्मल करंट को। ओके, तो आपको ये थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है, शायद थर्मल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, हाँ थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, आर किसके बीच में दे रखा है ये आपको, आर सी डी का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 5 किलो पर वॉट। ठीक है, केल्विन पर वॉट। ठीक है, अच्छा 5 केल्विन पर वॉट दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी आर मेंटेन, इनका टेम्परेचर वो लिख रहा है भाई जो है। ठीक है, देखिए दोनों रोड कैसी हमारी आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है मतलब ये हम मान सकते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस इस रोड का वही इसका होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आर ए बी का थर्मल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, आपका आर सी डी के बराबर होगा। ठीक है, कितना, 5, ये आएगा 5 केल्विन पर वाट। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, तो यहां से अच्छा आर ए सी का कितना हो जाएगा, और आर यूनिफॉर्म रोड है तो उनका हाफ हो जाएगा। भाई देखियो अगर आपको सिर्फ आधे का निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा। जो आपका ए बी है ना पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा, आर ए बी बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 केल्विन पर वॉट बाय 2, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, अब ये कह रहा है कि देखो, हाँ ये कह रहा है द एंड ऑफ द एयर मेंटेन इतना टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन एट सी, सी का टेम्परेचर आपको निकालना। मान लो इस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, टीसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टीसी। ठीक है, इसका टेम्परेचर टी ए हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, टी बी हो गया, और इसका टेम्परेचर टी डी हो गया आपका। ठीक है, ओके देखो इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे। अच्छा इसमें जो ये थर्मल करंट है हमारा ए से सी जा रहा है, देखिए इसको हम मान लो आई ए सी मान लेते हैं। ये करंट जो थर्मल करंट है दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तो इधर चला गया आई सी बी में चला गया, और कुछ थर्मल करंट इधर आ गया जिसको नाम दे देते हैं, सी से डी जा रहा है ना ये, इसको नाम दे देते हैं आई सी डी। ठीक है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो थर्मल करंट आई ए सी है वो किस हिस्सों में बढ़ गया, एक तो है आई सी बी और प्लस क्या, आई सी डी। ठीक है, थर्मल करंट यही आपका जो I इजकल टू डी क्यू अपॉन में डी टी है, यानी हीट का फ्लो होना। अच्छा आई ए सी कितना दे रखा है, ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना भाई, ये है हमारा टी ए माइनस टी सी अपॉन में इनके बीच का थर्मल रेजिस्टेंस आर ए सी। ठीक है, इजकल टू आई सी बी मतलब टी सी माइनस क्या, टी बी अपॉन में आर सी बी, और प्लस आई सी मतलब आई टी सी माइनस टी डी अपॉन में क्या आएगा, आर सी डी आ जाएगा। इनकी वैल्यूज रख लो, टी ए का टेम्परेचर कितना है 100, टी सी नहीं पता, आर ए से और सी के बीच में 2.5 थर्मल रेजिस्टेंस है, टी सी की वैल्यू नहीं पता, टी बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में आर सी बी की वैल्यू, उसकी वैल्यू भी 2.5 है, प्लस टीसी की वैल्यू कितनी है आपकी, टीसी की वैल्यू टीसी ही है, टी डी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, और आर सी डी कितना है, सी और डी का थर्मल रेजिस्टेंस 5 है। ठीक है, यहाँ से आप टीसी की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, वो कितने आएगा 45 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है भाई, ओके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक करके बताइए। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बाकी हम इस क्वेश्चंस को तो कंटिन्यू करेंगे ही आगे भी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक